So by now we have already covered about the data visualization and many graphs we have already covered. And now अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं, that is EDA. तो जो कुछ अभी तक हमने किया है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ये देखते हैं कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ईडीए इज नथिंग बट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ओके, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब है आपको कोई भी डेटा दिया गया, तो कोई भी डेटा देने के बाद आप को उसको एक्सप्लोर करना है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लोर करोगे, वो एक्सप्लोर करने के तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इससे जब जब आप एक्सप्लोर कर, और ये ईडीए आपको हमेशा करनी पड़ेगी। आपको कोई भी मॉडल बनाना है, कोई भी एनालिसिस करनी है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि डेटा में होता क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम ईडीए को यूज करते हैं। तो ईडीए से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हम हमारा डेटा एक्चुअली है क्या, इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और इसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, कितनी जंक वैल्यूज हैं, कितनी गार्बेज वैल्यूज हैं, या जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम यहाँ पे पहला डेटा लेते हैं। बहुत कॉमन डेटा सेट है ये। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने एनालाइज किया हुआ है। हम भी यहाँ पे इसको देखते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो ये कॉमन डेटा सेट है, टाइटैनिक का डेटा सेट। टाइटैनिक के बारे में सब लोग जानते हो? जी। Okay, so in this Titanic data set, ये टाइटैनिक के बारे में सबको ही जानते हैं कि इट वाज अ बिग शिप व्हिच वाज नेवर सपोज टू बी ड्राउन। वो उसका डिजाइन ऐसा बनाया गया था कि वो कभी ड्राउन नहीं हो सकता था, डूब नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अपने पहले पहले ही ट्रिप में उसमें कुछ ऐसे ऐसा हादसा हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जिससे पूरा शिप डूब गया था, और ज्यादातर लोग इसमें जो भी इसमें थे वो मरे थे। लेकिन उसमें फिर भी कुछ लोग सरवाइव हुए थे, तो उसके बाद उस पे काफी एनालिसिस हुई। तो अब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, हम उस साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वी आर गोइंग टू सी कि जो लोग बचे थे, तो उन बचे हुए लोगों में क्या स्पेशलिटी थी, और क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो बचे थे। तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ पाइथन के थ्रू और कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू, कुछ कॉमन सेंस के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी भी डेटा पे डेटा एनालिसिस करते हो, तो जो भी सामने चीजें आ रही हैं उस पे वो तो वो चीज है जो आपको डेटा के थ्रू दिखाई दे रही है। लेकिन उसके ऊपर आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, एक कॉमन सेंस वाली थिंकिंग भी होनी चाहिए, जिससे आप जब भी किसी को एक्सप्लेन करोगे उस डेटा को, या रिप्रेजेंट करोगे उस डेटा को, सो दैट कैन द पीपल कैन कनेक्ट, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे जितने भी टूल सीख रहे हो, उन टूल्स के साथ में आपका कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपकी वर्क करती है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थ्राइव इन दिस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा सेट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हम पांडास के बेसिक कमांड्स को कवर करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बनाया है, ये ईडीए के बिहाफ से नहीं बनाया है, मैंने एक जनरल वे में बनाया है कि यहाँ पे हम ईडीए करेंगे तो ईडीए में डेटा क्लीनिंग है, डेटा मंजिंग है, डेटा कंबाइनिंग, रीशेपिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, वो सारी चीजें हम करेंगे। और Am I audible? यस सर। Yes, sir.
but my screen might not be visible. Hmm. Um, so I'm getting very much problem. Give me a few seconds. I'll just. My screen visible now? Yes, sir. Okay, so here we are going to do this exploratory data analysis, where we are going to uh, find the patterns in data, determining the relationships in the data, then checking with some assumptions, and then there are pre-selection of the appropriate models and then detection of the mistakes. ठीक है, ये हम सारी चीजें करने वाले हैं। डेटा के बारे में सबको पता है, टाइटैनिक के बारे में कि दिस वाज फेमस आरएमएस टाइटैनिक शिप एंड इस डेटा में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो दोज वेरिएबल्स आर लाइक पैसेंजर आईडी, जो कि इंडिविजुअल पैसेंजर की आइडेंटिटी होती है। देन सर्वाइव्ड, तो वो सर्वाइव हुए या नहीं, उसको हम एनालाइज करेंगे। देन पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, एज, सिबलिंग, we have to find out whether number of siblings or spouse, means number of families traveling in the family. Then parent children, so parent children represents the number of parents and children traveling together. Then ticket, so how many passengers have the ticket. Then what was the fare, and the cabin number. All these things we are going to identify with this data. ओके। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब भी हम किसी डेटा पे एनालिसिस करते हैं, तो डेटा की एनालिसिस करने में हमें एक चीज फाइंड आउट करनी होती है कि एक्चुअली हम डेटा में क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे लोन के लोन की इंक्वायरी के लिए लोगों ने अपनी डिटेल्स दी हैं। ठीक है, सो उसने अपना मतलब पेमेंट हिस्ट्री दी होगी, उसने अपना कार्ड नंबर दिया होगा, उसने पैन कार्ड नंबर दिया होगा, उसने कितने लोन्स चल रहे हैं वो दिया होगा, उसने अपनी इनकम डिटेल्स को शेयर किया होगा, उसने अपने एक्सपेंस डिटेल को, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स को शेयर किया है। तो अल्टीमेटली अगर हम इस डेटा को एनालाइज करने जा रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैन एनीबडी टेल, कोई बता सकता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? बता सकता है? अभिषेक, आरती, विशेष, योगेश। सर जितने लोगों ने सरवाइव किया ना, उसका रीजन रहना किस रीजन से सरवाइव किया उन्होंने। मैं मैं इस डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बैंक डेटा का एग्जांपल दिया ना। तो अच्छा, अब ये बैंक बताओ डेटा का। हाँ, तो अब ये बताओ कि अगर हमारे पास ये बैंक डेटा है, तो अल्टीमेटली हम इस बैंक डेटा से एनालाइज क्या करने जा रहे हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड आउट? सिबिल स्कोर उसका। सिविल स्कोर, रियली? आपका डेटा कलेक्शन का पर्पस सिविल स्कोर फाइंड आउट करना है? लोन का। अभिषेक, योगेश।
सर बैंक डेटा से तो हम यही करेंगे कि हमारे जैसे अकाउंट होल्डर्स कौन कौन है, कौन हमारा हाईएस्ट इन्वेस्टर टाइप से, जैसे उनमें कौन, मतलब अगर आप लोन डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोन डोनेट करने वाला देखोगे या इन्वेस्टर ढूंढोगे वहां पे? और यार मुझे लगा जस्ट अ बैंक डेटा, नोट दो लोन का हिसाब से नहीं देखा। मैंने बताया ना कि हमने एक डेटा कलेक्ट किया है जहाँ पे लोगों ने लोन की इंक्वायरी करी है, तो उन्होंने अपनी डिटेल्स दी है। तो अगर वो लोन डेटा है तो आप उसमें इन्वेस्टर्स कैसे देख सकते हो? लोन डेटा जस्ट वो कि हाँ वो तो है, वो मैंने पहले अब अभी आपको पता है कि ये लोन डेटा है, बताओ क्या फाइंड आउट करोगे? अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या होगा इस डेटा जैसे को लोन लेकर? डेटा जो है मीन्स जस्ट फॉर इंक्वायरी के लिए, मतलब लोगों ने किया है भी है, जस्ट कि भाई लोन डेटा ही है, कंप्लीट डेटा है जैसे। भाई लोन की इंक्वायरी लोग क्यों करते हैं? See, be communicative, everyone. इनकम It's not just इनकम फाइंड योगेश आउट और करने के लिए। इनकम फाइंड आउट करने के लिए लोग लोन की इंक्वायरी करते हैं। You see, you have to think. आप अगर लोन की सपोज आपने एक लोन की इंक्वायरी करी है, तो आपकी जनरल केस में लोन की इंक्वायरी क्यों करोगे? टू कंप्लीट माई रिक्वायरमेंट। एक लोन, अंडरस्टूड? 99% लोग लोन की इंक्वायरी तब करते हैं जब उनको लोन लेना होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिविल स्कोर चेक करने के लिए करते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो मौज मौज के लिए कर लेते हैं कि चलो देखते हैं क्या क्या होता है। राइट? सो 99% केसेस में लोग लोन की इंक्वायरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लोन लेना है। लेकिन जब वही डेटा कलेक्ट होके बैंक के पास जाता है तो बैंक फिर क्या करता है? अगर आप एक बैंक है या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपके पास लोन का डेटा आ गया है, अब आप इस लोन के डेटा से क्या करेंगे? सर हम जो भी तो लोन अप्लाई किया उसकी डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब वो उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, कितना लोन चाहिए उन्हें। अल्टीमेटली आप डिसाइड क्या करोगे, रिजल्ट क्या होगा? वी गिव हिम और नॉट, हम लोन दे सकते हैं उनको या नहीं दे हाँ, कि अल्टीमेटली आपका पर्पस तो यही होगा कि आप लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या अगला बंदा जिसको हम दे रहे हैं वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सकते। राइट। राइट? तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है, लोन दें या ना दें? Sir, राइट? screen not visible. अभी मैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, फिर अभी स्क्रीन में के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है? Okay. तो तो अल्टीमेटली पर्पस क्या हुआ, लोन देना या ना देना, यही तो लोन का पर्पस है, ये पूरे पूरे डेटा का पर्पस है। राइट। ठीक है? तो इसमें अब खास बात क्या, अब इसी तरह से ये तो चलो लोन डेटा हुआ, तो हमने लोन के बारे में देख लिया। अभी अगर ये सपोज डेटा है कि आपने मतलब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के लिए और भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। राइट? तो अल्टीमेटली जब जॉब के लिए और भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो जब एज ए एम्प्लॉयर पूरे डेटा को देखने के बाद आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या चेक करोगे इसमें? क्या चेक करने वाले हो? वेदर टू प्रोवाइड जॉब और नॉट टू प्रोवाइड जॉब। अंडरस्टूड? सो जब भी आप कहीं भी किसी भी डेटा पे काम करते हो, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये चीज मुझे प्रिडिक्ट करनी है। राइट? वो जो चीज हमें प्रिडिक्ट करनी होती है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट? कि बाकी पैरामीटर्स के बेस पे डिसाइड होगा उसकी इनकम के, जैसे लोन डेटा है तो उसकी इनकम के बेस पे, उसकी लोन स्टेट प्रीवियस लोन स्टेटस के बेस पे, या उसकी कैपेबिलिटी के बेस पे, या उसके होम के बेस पे, अगर तो हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको लोन, इस बंदे को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। राइट?
तरह से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वो जो हमारा पैरामीटर है जिसको हम टारगेट वेरिएबल बोलते हैं, राइट, या जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, वो होगा हमारे यहाँ पे सर्वाइव्ड, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली बाकी पैरामीटर्स के बेस पे हमें डिसाइड करना है कि वेदर दिस पर्सन गॉट सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जितनी फील्ड है आपने अभी देखी, तो यहाँ पे इनमें इनमें इन सारी फील्ड्स में हमारे पास मेनली जो सर्वाइव वाला डेटा है वो हमारा मेन टारगेट वेरिएबल है। बाकी अब आप देखोगे तो पैसेंजर क्लास है, पैसेंजर आईडी जनरली हमारे पास किसी काम की नहीं है। रीजन बिहाइंड रीजन बिहाइंड की पैसेंजर आईडी, क्योंकि पैसेंजर आईडी हर किसी के लिए यूनिक होती है। ठीक है, तो पैसेंजर आईडी हमारे पास इंडिविजुअल रूप में किसी भी काम की नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो सपोज टिकट नंबर है तो टिकट नंबर भी जनरली किसी काम का नहीं होगा। बाकी जो चीज़ें पैसेंजर क्लास है, नेम भी हो सकता है हमारे किसी काम का ना हो, लेकिन जो पैसेंजर क्लास है, देन सेक्स है, एज है, सिबलिंग स्पेशल, देन सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड एंड फेयर, ये सारी चीजें हमारे काम की हो सकती हैं। तो दिस इज अबाउट लिटिल बैकग्राउंड ऑफ दिस। तो यहाँ पे इनिशियल में दो तीन पैकेज हैं, वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे पैन दो तीन पैकेज हम यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैकेजेस आगे ज़रूरत पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ पैकेज पहले से इंपोर्ट किए हुए हैं। numpy का पैकेज है, फिर हमारा pandas है, pandas प्रोफाइलिंग है, देन मैटप्लॉटलिब है और सीबर्न है फॉर विजुअलाइजेशंस। ओके, ये हमने जनरल इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसके बाद ये हमारा डेटा है, टाइटैनिक का डेटा, टाइटैनिक अंडरस्कोर ट्रेन डॉट CSV हमारा टाइटैनिक का डेटा है। ठीक है, तो पहले हम डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं, हमने इसको रन कराया। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा की प्रोफाइलिंग करेंगे। तो डेटा की प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट, देन प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा सेट। सो डेटा में ये हमारा टाइटैनिक डेटा है। डेटा का शेप क्या है? तो डेटा में 891 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये 12 कॉलम्स कौन कौन से हैं? तो लेट्स सी वो 12 कॉलम कौन कौन से हैं। ये हमारे पास 12 कॉलम्स हैं जो कि हमने ऊपर भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमने डेटा को इंपोर्ट करने के बाद एक बार कंफर्म किया कि वही सारे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एम्बार्क्ड करके कॉलम आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है। ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टाइटैनिक डेटा हेड। तो टॉप 10 रोज हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, फिर लास्ट की 10 रोज वो हमने यहाँ पे देखी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फो हमने देखी। तो इन्फो में अब सबसे पहले यहाँ पे इन्फो में हम मिसिंग वैल्यूज देखते हैं। तो टोटल 891 रोज हैं, यहाँ पे 891 पैसेंजर आईडीज हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो ये 891 है, लेकिन यहाँ पे एज 714 एंड केबिन 204, एम्बार्क्ड 889, राइट। तो दो पैसेंजर्स के लिए एम्बार्क्ड की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, केबिन की इंफॉर्मेशन ज्यादातर बंदों के लिए मिसिंग है। तो यहाँ पे 204 अगर हम देखेंगे तो लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग हमारे पास 75% लोगों की केबिन की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। केवल
25% लोगों की ही केबिन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, देन यहाँ पे एज भी काफी काफी लोगों की मिसिंग है। सो लेकिन इतनी भी नहीं कि हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर दें। यहाँ पे 80% लोगों की एज है और लगभग 20% लोगों की एज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 2 फ्लोट वेरिएबल हैं, 5 इंटीजर हैं और 5 सर ये ऑब्जेक्ट हैं। इम्बार्क्ड क्या है, ये वाला कॉलम हाँ, तो 11th इम्बार्क वाला? हाँ, इम्बार्क्ड कॉलम क्या है कि ये कॉलम कहाँ से इस पैसेंजर ने इस शिप को बोर्ड किया है उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो देर वर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ बोर्डिंग ऑफ दिस। सो इसमें एक उसकी एक जस्ट यहाँ पे मार्किंग है। ये क्वींसलैंड से कुछ लोग चढ़े थे, कुछ लोग कोस्टारिका से चढ़े थे और कुछ लोग सिलिकॉन वैली से चढ़े थे। ठीक है, तो ये बेसिकली वही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब इसमें से ये क्लियर नहीं है अभी कि कौन सा पैसेंजर मीन्स ये शिप स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेकिन दीज ऑल वर द बोर्डिंग पॉइंट्स ऑफ द शिप। ओके, ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं टाइटैनिक डेटा एंड डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब में जैसे आपको पता है, व्हेन वी यूज द डिस्क्राइब सो इट रिटर्न्स द statistical value of all numeric statistical information of all numeric values। so यहाँ पे 891 काउंट है, इसमें से 890 इसमें जो टोटल काउंट ये था, इसमें जो सर्वाइव वाले और नॉन सर्वाइव वाले यहाँ पे हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें नहीं पता लग रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्यों नहीं पता लग रहा है, क्योंकि जो सर्वाइव्ड है वो दिख तो न्यूमेरिक रहा है बट एक्चुअली एक कैटेगरिकल वेरिएबल है। इसमें वैल्यू है 1 या 0। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर्वाइव्ड कॉलम में हमारे पास या तो 1 है या 0 है। राइट, तो अगर हम 1 और 0 3 चली गई। तो क्या हो रहा है ये? आ गई स्क्रीन? जी सर। ओके, सो सर्वाइव्ड कॉलम बेसिकली हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम है। तो कैटेगोरिकल कॉलम को अगर आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, देन पैसेंजर क्लास। सो पैसेंजर क्लास इज आल्सो अ कैटेगोरिकल कॉलम। राइट, देन एज। एज का कॉलम जो हमारे पास है ये एज न्यूमेरिक है। राइट, तो यहाँ पे ऑल्दो देयर आर मिसिंग वैल्यूज इन एज बट 80% वैल्यूज हैं यहाँ पे। सो उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एज की मैक्सिमम वैल्यू है वो 80 है और मिनिमम वैल्यू कुछ मंथ्स की है। मतलब इन्फेंट्स भी इसमें ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी एज के लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। अब यहाँ पे जो इन्फेंट की एज 0.4 समथिंग है और यहाँ पे मैक्स एज है ये 80 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज देखोगे तो 28 एवरेज आ रहा है। राइट, आइडियली अगर 0 है और 80 है उसके बीच में अगर एवरेज निकालो समवेयर इट विल बी समवेयर अराउंड, अगर बैलेंस्ड वैल्यूज है so it must be somewhere around 40। राइट, लेकिन यहाँ पे सिंस काइंड ऑफ पैसेंजर्स जो कि हमारे पास ज्यादातर यंग पैसेंजर्स ही ट्रेवल कर रहे थे। अब यंग पैसेंजर्स में भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे 25th परसेंटाइल देखते हो तो वो तो 20 ही आ रहा है। राइट, 25th परसेंटाइल 20 आ रहा है। अब अभी अगर हम यहाँ पे अपने डेटा के डिवीजन की बात करते हैं तो अगर ये इनिशियल वैल्यू 0 पे स्टार्ट हो रही है और फाइनल वैल्यू मैक्स वैल्यू हमारी 80 पे स्टार्ट हो रही है। सो क्या है कि जो हमारा जो एवरेज है एवरेज मस्ट बी समवेयर अराउंड 40। अगर आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी वैल्यूज बिना बायस के, तो एवरेज 40 आना चाहिए और जो 25th परसेंटाइल है वो 20 है और जो 75th परसेंटाइल है वो 60 पे आना चाहिए। राइट, आर यू गेटिंग दिस? ये बात समझ में आ रही है? जी सर।
ठीक है, तो आपका जो 25th परसेंटाइल है वो 20 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये सही आ रहा है। लेकिन जो हमारा 75th परसेंटाइल है वो 60 के पास आना चाहिए, लेकिन वो 38 ही आ रहा है। जबकि हमारा एवरेज 40 आना चाहिए, एवरेज, लेकिन 75th परसेंटाइल हमारा एवरेज से भी कम है। ठीक है, जो कि आइडियली 60 होना चाहिए, बट यहाँ पे 38 आ रहा है। तो अब ये देखने से हमें क्या पता लग रहा है, कोई बता सकता है? सिर्फ स्टैटिस्टिकल वैल्यू जनरेट करना काफी नहीं है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू से आपको चीजें पढ़नी भी आनी चाहिए। सो कैन एनीबडी टेल कि इतना देख के हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे एवरेज इतना है और 75th परसेंटाइल इतना है? आइडियली 75th परसेंटाइल 60 होना चाहिए, बट हमारा 75th परसेंटाइल 38 पे ही आ रहा है। एनी आइडिया, एनीवन? सर इसमें कुछ एज मिसिंग थी ना? यहाँ पे जो डेटा, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो जो नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं उन्हीं की दिखाई दे रही हैं, जो जहाँ पे 714 वैल्यूज की दिखाई दे रही हैं, 891 वैल्यूज की नहीं दिखाई दे रही हैं। वन, सी थिंक लॉजिकली, मैंने कहा कि आपको लॉजिकल सर से बहुत इसमें सारी हमने चीजें। पूरा डेटा थोड़ी ना लिया, फिर हमने तो सिर्फ जो मिसिंग वैल्यूज है उनको लिया, तो उस हिसाब से फिर वैल्यू थोड़ी मिसिंग वैल्यूज को नहीं नीचे लिया है आई। हमने, नॉन मिसिंग वैल्यूज को लिया है विशेष, हमने ओके सर। मिसिंग को नहीं लिया है। जस्ट थिंक, सोचो और बताओ। तो जब तक आप अपनी अपनी तरफ से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो माइंड है वो ओपन नहीं होगा। वन, इवन एनीथिंग, आप कुछ भी, आपके माइंड में कुछ भी आ रहा हो वो आप शेयर कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सही बताओगे, सही बताने के लिए मैं हूं। मैं सारी चीजें बता दूंगा तो आप अपना दिमाग कैसे चलाओगे? प्लीज थिंक। योगेश, आरती, विशेष, अभिषेक। अभिषेक, यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप तो सर शायद से हमने इसमें नॉन मिसिंग वैल्यू जो आप बता रहे हो वो नहीं लिया, उस वजह से शायद वैल्यू ऊपर नीचे आ रही है, जब पूरा हम नहीं, पूरा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्योरली वही डेटा है जो आपके नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं। मिसिंग वैल्यूज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। Again, stop thinking about the missing values because there are not missing values. Logically सोचो, सिंपल सी लॉजिक है। चीज मैं आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप फेयर में देखोगे तो फेयर में मिनिमम फेयर 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम फेयर 512 है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे इनका जो डेविएशन देखोगे तो डेविएशन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे इसका 75th परसेंटाइल 31 आ रहा है, जबकि दिस शुड बी समवेयर अराउंड 512 256 128, सो इट शुड बी समवेयर अराउंड 324 384, लेकिन ये 31 ही आ रहा है, ऐसा क्यों है? आई वॉन्ट यू टू थिंक दिस। देखो, सारी चीजें मैं बता दूंगा तो आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे। आई वॉन्ट यू टू थिंक। योगेश, आरती, अभिषेक,
सर ऐसा तो नहीं है इसमें, जैसे ये 28 है, हाँ, इस एज के इतने परसेंट लोग थे। सही डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा और बढ़ो, गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जैसे कि थोड़ा सा। 28 है, इस एज के इतने 25% थे, 50% थे। देखो, अगर अगर हम आइडियल कंडीशन के बारे में बात करें, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 40 होगी, ये वैल्यू 60 होगी। तो आइडियल कंडीशन तब आएगी जब हर एज ग्रुप के लोग बराबर बराबर एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट? मतलब 0 से 20 तक के लोग 25%, देन 20 से 40 तक के लोग 25%, एंड फिर फिर 40 से 60 तक के लोग 25%, एंड देन 60 से 80 तक के लोग 25%। जब हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे बराबर बराबर होंगे, तब ये वैल्यूज 20, 28, 20, 40, 60 एंड 80 आएगी। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो 20 आ रहा है, लेकिन गड़बड़ शुरू होती है इसके बाद से, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि जो 38 और 80 के लोग कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे पूरे डेटा को देखोगे, तो पूरे डेटा में आपको 40 से और 80 के बीच के लोग बहुत कम दिखाई देंगे। ज्यादातर जो आपको दिखाई देंगे वो 20 से और 40 के बीच के, इवन मोर देन दैट, आपको 20 से 30 के बीच के लोग ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट हैव अ लुक ऑन एज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट डॉट टर्न ऑफ, यहाँ पे एज हमने लिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू अंडरस्कोर काउंट किया। ओके, और यहाँ पे हम इसमें हम हेड 200, हेड 100 लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिट है इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं रहा है, हम चलो हेड 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर हम अपर एज में जाते हैं, अगर आप अपर वाली एज में देखोगे, तो यहाँ पे बहुत कम कम लोग हैं, यहाँ पे 48, अगर आप, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ये काउंट और कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24, और यहाँ पे हम शॉर्ट इंडेक्स कर देते हैं, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटी एज के बच्चे बहुत कम है कंपैरेटिवली, और जैसे 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 ये एज बढ़ती गई है, आप देखो कि कंपैरेटिवली यहाँ पे कम हो रहे हैं। यहाँ पे इधर मिडिल एज, इधर एज में भी कम है। सबसे सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, अब यहाँ पे 40 की जगह पे हम चलो 50 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिफ्थ में, इसमें भी ये इस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसको और बढ़ाएं, यहाँ पे हम 80 कर देते हैं। नहीं, अब इतने ज़्यादा नहीं, एक साथ नहीं दिखा रहा है, वो कम ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे 60 में आप ये देखो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, कंपैरेटिवली जो एज की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की रेंज में जाओगे, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वही कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल कम होंगे, लोग कम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो मेन, जो ऊपर के लोग हैं, जो 60 से ऊपर वाले हैं, वो काफी कम है। देन यहाँ पे जो आपके जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बिलोंग कर रही है, वो बेसिकली 20 से 40 के बीच के लोग ज्यादा बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एवरेज है वो 28 आ गया है, वो एक तरफ पुल हो गया है। ठीक है, यही चीज अगर आप यहाँ पे फेयर में देखोगे, तो फेयर में भी कुछ इसी तरह की चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी।
ठीक है, यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, वैल्यू ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे हेड 10 ही बेटर रहेगा। अच्छा, एज, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे फेयर में, अब फेयर में थोड़ी चीज अपने थोड़ा अपने अपनी तरफ से दिमाग लगाओ फेयर में। यहाँ पे मैक्सिमम फेयर तो चलो समझ में आता है 512 है, लेकिन मिनिमम फेयर जीरो कैसे हो सकता है, सोचो। मिनिमम फेयर जीरो कैसे हो सकता है? सर लो क्लास वाले बिना फेयर की चढ़ गए होंगे। अच्छा, डीटीसी बस समझ रखा है? हैं? लग ये चलो या सर बच्चों का फेयर नहीं लगा होगा ना। हम नहीं, प्लेन में सबका फेयर लगता है, इसमें सबका फेयर लगता है, प्लेन में भी सबका फेयर लगता है। दिल्ली अच्छा। गवर्नमेंट नहीं है कि लेडीज के लिए और बच्चों के लिए फ्री कर दिया है। तो बेसिकली वहां पे कुछ आपका स्टाफ भी होता है, राइट? स्टाफ का कोई फेयर नहीं लगता, लेकिन मरे तो वो भी होंगे। राइट। राइट। सो देखो, ये सारी चीजें अब इसमें आपको एजम्पशंस के थ्रू डिसाइड करनी है, एक कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो कॉमन सेंस वो करते करते आएगा, इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैंने आपको बस दे दिया ये कोर्स है कॉमन सेंस का, और एक ईडीए करा दी कॉमन सेंस पे और हो गया। वो आपको करते करते आएगा। ठीक है, तो ये जनरली कॉमन सेंस की बात है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो अब बेसिकली ये आपका एक लग्जरी क्रूज था, तो लग्जरी क्रूज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जैसे मैं गया था, तो वहाँ पे बच्चों का भी लगता है कंपैरेटिवली चार्ज कम होता है उनका, बट सबके लिए वो चार्ज करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली उनको अपने सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। वो पानी के बीच में वो अगर खाना कम पड़ गया तो फिर वो कहीं वो लेने नहीं जा सकते, सो दे नीड टू हैव द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द पीपल पीपल ऑन द शिप। तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन और खाना और पीने का पानी और सारी चीजें वो मैनेज करते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे फेयर में अगर आप बात करोगे तो फेयर में बहुत ज्यादा फेयर, मतलब जो हाई क्लास के लोग होते हैं, जो बिजनेस क्लास टाइप के जो बिजनेस टाइकून्स टाइप के लोग होते हैं, तो उनका फेयर ऑब्वियसली ज्यादा होता है, लेकिन शिप पे भी बहुत ज्यादा लोग एक साथ बहुत हाई क्लास के लोग एक साथ ट्रेवल नहीं करते हैं। जो जो लोग ट्रेवल करते हैं वो कंपैरेटिवली मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो जो ज्यादातर लोग होते हैं जिनका एक लगभग एक जैसा फेयर होता है। ठीक है। तो वो है यहाँ पे आपके जैसे ये जो जिनका 25th परसेंटाइल में आ रहा है या 50 परसेंटाइल में आ रहा है, तो एक 90% पॉपुलेशन होगी जिसका एक बड़ा अमाउंट फेयर होगा। और इसके अलावा जैसे मान लो शिप पे अभी जैसे वी वेंट ऑन द क्रूज शिप, सो क्रूज पे लगभग 8,000 के आसपास लोग थे वहां पे जब हम लास्ट ईयर गए थे। एंड 8,000 लोगों के अलावा उन 8,000 लोगों को सर्व करने के लिए लगभग 1,000 से 1,200 लोगों का एक स्टाफ भी था उसमें, राइट? सो दैट क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं, बहुत सारे तो उसमें मेंटेनेंस वाले भी होते हैं वहाँ पे, कैटरिंग वाले भी होते हैं वहाँ पे, इंटरटेनमेंट सर्विसेज वाले होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ होता है, और ड्राइविंग स्टाफ होता है, देन रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्टाफ भी होता है उसमें, स्टाफ का पार्ट भी होता है, तो वो उनका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अब अगर यहाँ पे हम जीरो देख लें तो लगभग 11, अगर यहाँ पे ये काफी बड़ा शिप था, तो आप मान लो कि अगर 8-10 हजार लोग इस शिप पे ट्रैवल कर रहे थे, तो लगभग उसमें 1,200-1,500 लोगों के आसपास का स्टाफ भी होगा जिनका मिनिमम फेयर जीरो होगा। सो दिस ऑल्सो कैन कॉज a pull towards the lower average and lower these values. Okay, अब यहाँ पे जो आपके जो जिनका फेयर ज्यादा होगा, जो मान लो $200 से ज्यादा के फेयर वाले हो सकते हैं जो बड़े लोग होंगे, तो $200 से ज्यादा के फेयर वालों का परसेंटेज हार्डली 5% होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टाफ वालों में देखें, जिन तो स्टाफ वाले लगभग 15 से, ओवरऑल पॉपुलेशन में 15-16% लोग स्टाफ वाले ही होते हैं। ठीक है।
तो कहाँ 5% लोग हायर रेंज का किराया दे रहे हैं, लेकिन ये जो है उससे ज्यादा लोगों का तो स्टाफ चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक पुल क्रिएट करेगा, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आपका एवरेज भी इतना कम है और ये जो 75th परसेंटाइल है वो भी काफी कम हो जाता है। ठीक है, ये लॉजिकल चीज है, कुछ समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये रूल्स कहीं रिटन में नहीं है, किसी ने ये रूल्स डिफाइन नहीं किए हैं, बट फ्रॉम द कॉमन सेंस यू हैव टू थिंक इन दिस वे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसमें कितनी वैल्यूज मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम इज नल का यूज करते हैं, तो इज नल हम स्टेटमेंट हमें बताता है कि कितनी वैल्यूज मिसिंग है। तो अगर हम यहाँ पे ये सम हटा देते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा कि कहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है। तो यहाँ फॉल्स का मतलब है कि वैल्यू मिसिंग नहीं है, और जहाँ पे ट्रू आ रहा है इसका मतलब वैल्यू मिसिंग है। ठीक है। अब ओवरऑल बस हम इसका लास्ट में सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रू है वो एज अ 1 काउंट करेगा और जो फॉल्स एज अ 0 काउंट करेगा। तो ओवरऑल ये सबको ऐड करेगा और ट्रू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे एज में हमारे पास 177 वैल्यूज मिसिंग है, और यहाँ पे केबिन में 687 वैल्यूज मिसिंग है, और एम्बार्क्ड की इंफॉर्मेशन कि कहाँ से उसने शिप को बोर्ड किया है वो 2 लोगों की ही मिसिंग है। तो ये हमारे पास एक कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। इतना चीज समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब हम डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। तो प्री प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें मिसिंग विद डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज। तो जहां पे भी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है वो हम यहाँ से हटा देंगे। अब केबिन की इंफॉर्मेशन है, केबिन की इंफॉर्मेशन 687 लोगों की मिसिंग है। तो अगर ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है भी, फिर भी 80% से ज्यादा लोगों के लिए ये मिसिंग है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी प्रिडिक्शन में हेल्प नहीं करेगी। वैसे केबिन की इंफॉर्मेशन कैन प्ले अ गुड रोल, अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो केबिन की इंफॉर्मेशन हमें ये बता सकती है कि ये जो किस टाइप के केबिन्स हैं, मतलब किस टाइप के लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शिप पे जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डेक्स होते हैं। सो 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक। तो जो आपके जो लोअर वाले होते हैं उनको जो डेक असाइन किया जाता है, जो जो लो फेयर वाले होते हैं उनको नीचे की तरफ डेक असाइन किया जाता है। जैसे जैसे आपका फेयर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे डेक भी ऊपर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। डेक की सो उससे बेटर व्यू भी मिलता है सी का, और बेटर फैसिलिटीज होती हैं, बड़े रूम्स होते हैं उसमें। सो अब तो केबिन की इंफॉर्मेशन कैन प्ले अ गुड रोल कि किसकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे, जो नीचे की तरफ थे या जो ऊपर की तरफ थे या जो बीच में थे, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे। तो दिस कैन प्ले अ गुड रोल, बट सिंस दिस इज मिसिंग फॉर 80% ऑफ द वैल्यूज, सो ये हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। एम्बार्क्ड की इंफॉर्मेशन है केवल 2 लोगों के लिए मिसिंग है, दो मतलब नॉट इवन 1%। सो अगर 10 वैल्यूज होती तो हम 1% कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज है तो इट इज नॉट इवन 1%। सो हम उसको रहने देंगे या हम इसको नई वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो एज है और फेयर की इंफॉर्मेशन है, इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं। तो फेयर में नहीं, फेयर में हमारे पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है। एज में हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं 80% डेटा, लेकिन हमारे पास 80% डेटा अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 80% डेटा जब हमारे पास यस टीम। अवेलेबल, जो जो 80% डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, हम उसके लिए यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हमारे पास एम्बार्क्ड की इंफॉर्मेशन है। अब जब हमारे पास बहुत कम मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट, तो हम उसको जो दूसरी वैल्यूज है उसे रिप्लेस करेंगे। तो अब रिप्लेस किससे करना है, तो या तो हम मीन से करेंगे या मीडियन से रिप्लेस करेंगे या मोड से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो हम
कब किससे रिप्लेस करते हैं? तो हम मोड से तब रिप्लेस करते हैं जब हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्बार्क्ड है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, वो कैटेगरिकल वैल्यू है, तो हम मोड से उसको रिप्लेस करेंगे। तो एम्बार्क्ड को हमने मोड से रिप्लेस किया, तो पहले हम इसका मोड फाइंड आउट करते हैं कि मोड है क्या। ठीक है, मीन मीडियन मोड सबको पता है ना? मीन मीडियन मोड सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोड से इसको रिप्लेस करेंगे। अब तो यहाँ पे हमने सिंपली दिया टाइटैनिक डेटा डॉट एम्बार्क्ड, टाइटैनिक डेटा एम्बार्क्ड फिल एनए। तो फिल एनए क्या करेगा? ये फंक्शन है फिल एनए फंक्शन, जहां भी मिसिंग वैल्यूज होगी वहां पे नई वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास टाइटैनिक डेटा है, इसमें इसका मोड फाइंड आउट करेगा और मोड की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। अब इसके बाद दूसरा आता है आपके पास एज। ठीक है, तो एज में यहाँ पे हम एज को हम मीडियन से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? अब हम एज को मीडियन से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो हमेशा मोड से ही रिप्लेस होगी, और न्यूमेरिक वैल्यू को हम मीडियन से रिप्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट किया और यहाँ पे फिल एन करके हमने यहाँ पे दोनों को मीडियन से रिप्लेस कर दिया। जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज होगी वो मीडियन से रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास केबिन की इंफॉर्मेशन। तो केबिन की इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। 80% लोगों के लिए केबिन की इंफॉर्मेशन हमारे पास मिसिंग है, तो हम उसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे केबिन की वैल्यू है एक्सेस इज इक्वल टू 1। परमानेंट मीन्स हमें कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 दिया, और यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जिससे वो परमानेंट हमारे जो डेटा फ्रेम है उससे हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नए फीचर क्रिएट करने का। ठीक है, नए फीचर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जो भी डेटा अवेलेबल है इससे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि और सारी चीजें क्या हो सकती है। इसमें एक पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी फैमिलीज ट्रेवल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम फैमिली साइज को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे कितनी फैमिलीज ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली साइज को हमने यहाँ पे लिया और फैमिली साइज में हमने सिबलिंग स्पाउस एंड पेरेंट चाइल्ड, इनको हमने यहाँ पे सबको ऐड कर लिया। ठीक है, लास्ट में हमने 1 ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें पता लग जाएगा कि ये फैमिली साइज वगैरह कितना है। ठीक है, और +1 यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि इंडिविजुअल बंदे को भी तो काउंट करना है जिसकी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें फैमिली साइज पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर क्लास। तो जेंडर क्लास भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे एज है, तो एज हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है, राइट? तो हम एज को भी हम कैटेगरिकल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर 15 से कम की एज का है तो वो बच्चा है। अदरवाइज जो जो भी उसका सेक्स है वो हो जाएगा। तो 15 से कम चाहे मेल है या फीमेल है उसको एज अ चाइल्ड कंसीडर करेंगे, और इसके अलावा 15 से ज्यादा है उनको हम मेल या फीमेल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अभी अब इतनी ये दोनों चीजें क्रिएट करने के बाद अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जो भी 15 से कम वाले तो शुरू के जो बंदे हैं वो यहाँ पे 15 से कम की एज वाले सारे चाइल्ड दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हम ग्रेटर देन 15 वाले देखते हैं, डेटा एज ग्रेटर देन 15, सो ये हमने रन कराए। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे हमें यहाँ पे मेल फीमेल फीमेल मेल मेल इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट होके आ गया
और यहाँ पे फैमिली साइज भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जितने भी हैं 15 से नीचे वाले, वो यहाँ पे फैमिली साइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे उनका जेंडर क्लास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक जनरल चीज यहाँ पे हो गई। तो ये जो हमारे पास हो गया, जो अभी तक हमने किया, दिस इज ऑल अबाउट फ्यू प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, एंड देन द फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने नए कॉलम्स को क्रिएट किया। ठीक है, अब हम इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और अपने आप ही आंसर करेंगे। सो जब भी आप डेटा पे काम करोगे, आपको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन द डेटा। और ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन ही आएंगे कि आप यहाँ पे क्या चीजें जनरली बता सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हाउ मेनी सर्वाइव्ड एंड हाउ मेनी डाइड। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि 891 पैसेंजर्स हैं, उसमें से कितने मरे और कितने जिंदा हैं, कितनों ने सरवाइव किया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास बड़ा वाला टावर दिख रहा है, दैट इज सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 0, मींस दे आर द नॉन सर्वाइवल। बट ऑन द अदर हैंड देयर वर फ्यू पीपल हु गॉट सर्वाइव्ड। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे उसका आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी देयर आर मोर पीपल हु डाइड रादर देन सर्वाइव्ड। ओके, अब हम यहाँ पे ग्रुप बाय करते हैं कि कितने सर्वाइव हुए, कितने नॉन सर्वाइव हुए। तो यहाँ पे ग्रुप बाय करने पे हमें पता लगा कि टोटल 549 पीपल वर नॉन सर्वाइवल एंड 342 पीपल वर सर्वाइव्ड। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी चीजें और देखते हैं कि हु इज मोर लाइकली टू सर्वाइव, मेल और फीमेल। दोनों में से किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, या चाइल्ड है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हम एसएनएस प्लॉट लगाते हैं, और यहाँ पे फेसेट ग्रिड हमने यहाँ पे लगाई। इसमें टाइटैनिक डेटा यू हमने दिया जेंडर क्लास पे, और आस्पेक्ट रेशियो रखा हमने 5। ठीक है, ये आस्पेक्ट रेशियो आप चेंज भी कर सकते हो। सपोज आप इसको 10 रखना चाहो तो ये आप चेंज कर सकते हो। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में चेंज आएगा। अभी हम यहाँ पे इसका एग्जीक्यूट करते हैं, आपको दिख जाएगा। तो अभी 5 पे इस तरह से दिखाई दे रहा था। ठीक है, अभी इसको हम और थोड़ा सा आस्पेक्ट करेंगे तो ये और थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। अभी ये छोटा सा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया एज फिग डॉट मैप एस एन एस के डी प्लॉट, एंड इसमें हमने एज को यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, और शेड्स हमने ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे जो ह्यू के जो शेड्स है वो अलग अलग कलर वाइज आ जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल हम इसको जब यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड वाले हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड देन मेल एंड फीमेल का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पे केवल एज को लिया है, अभी हम यहाँ पे सर्वाइव वाले कॉलम को लेके नहीं आए हैं। तो इससे हमें पता लग गया है कि हमारे पास ओवरऑल जो मेजॉरिटी है वो चाइल्ड में 3 से 8 साल के बच्चे ज्यादा है, और जो मैक्सिमम जो मेल्स एंड फीमेल्स में 25 से 35 साल के लोग ज्यादा है। जैसा कि हमने ऊपर डेटा को देख के या स्टैटिस्टिक्स को देख के हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि 25 से 35 के बीच के लोग ज्यादा हैं, और बाकी हमारे पास कंपैरेटिवली काफी कम लोग हैं। ठीक है, सो ये एक चीज हमने फाइंड आउट करी। अब हम जेंडर क्लास को हम यहाँ पे सर्वाइव्ड के बेस पे हम काउंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो सर आज के लिए इतने करते हैं। बस बस ये लास्ट कर देते हैं, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, सो टाइटैनिक एंड ग्रुप बाई हमने यहाँ पे किया, और ग्रुप बाई में हमने सर्वाइव्ड और जेंडर क्लास के बेस पे इसको कंबाइन किया है, और फिर इसमें सर्वाइव्ड का काउंट हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉन सर्वाइव्ड में कितने चिल्ड्रन हैं, और कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, और सर्वाइव्ड में कितने चाइल्ड हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे चाइल्ड में 33 हैं, और चाइल्ड सर्वाइव्ड में 33 चाइल्ड सर्वाइव्ड हैं,
और चाइल्ड नॉन सर्वाइव में 45 है, राइट। लेकिन अगर फीमेल के रेशियो में देखो, फीमेल यहाँ पे 66 नॉन सर्वाइव्ड हैं और मैक्सिमम फीमेल्स वर सर्वाइव्ड, राइट। लेकिन मेल के केस में मैक्सिमम फीमेल वर नॉन सर्वाइवल एंड मेल वर सर्वाइवल। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन हो सकता है कि जब भी मान लो कहीं भी क्राइसिस का मोमेंट होता है, अगर आप लोग भी देखते हो, तो अगर क्राइसिस का मोमेंट होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले किसको सेव किया जाए, तो सबसे पहले या तो हम बच्चों को सेव करते हैं या लेडीज को सेव करते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फीमेल्स को जो भी लाइफ जैकेट्स हैं या लाइफ बोट्स हैं उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। दे वर एस्केप्ड फर्स्ट एंड देन द रिमेनिंग मेल, राइट। तो ये एक रीजन हो सकता है, right? This is just a intuitive base. This is not something it is written somewhere. This is just on the seeing on this and just the intuition. Okay. और फिर इसी को जब यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो प्लॉट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेल, फीमेल एंड चाइल्ड में, तो मेल में सर्वाइवल रेशियो काफी सर कम है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। और जस्ट मिनट, तो यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो मेल का सर्वाइवल रेशियो कंपैरेटिवली काफी काफी कम है। अभी हम इसको कल डिस्कस करते हैं, अभी अभिषेक हैज द ऑफिस, सो विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, इतना पार्ट हम फिर से डिस्कस करेंगे।